नमस्कार प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसे हिंदी भाषा में हम कहते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। हिंदी भाषा में इसे परिभाषित करेंगे दृढ़ पिंड गतिकी। जैसा कि चैप्टर के नाम में बताया जा रहा है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गतिकी के बारे में, अर्थात वस्तुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, उनकी गति, उनके त्वरण, उनके विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब टॉपिक्स पर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और कौन से ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं दृढ़ पिंडों की, हम बात करने वाले हैं रिजिड बॉडीज की। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में यही आती है कि एक्चुअल में दृढ़ पिंड है क्या, जो आपका रिजिड बॉडी है वो है क्या। कौन सी बॉडीज हैं जिनको हम रिजिड बॉडीज कंसीडर कर सकते हैं? तो ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का, बाह्य बल का कोई प्रभाव ना हो, उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडीज या दृढ़ पिंड कहते हैं। यानी अगर किसी वस्तु पर आप कोई बाह्य बल लगा रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगा रहे हो, तो वस्तु की आकार, आकृति अगर नहीं परिवर्तित होती है, अर्थात वस्तु के प्रत्येक कण के मध्य या प्रत्येक कण की स्थिति में कोई परिवर्तन अगर नहीं आता है, तो उस पिंड को, उस निकाय को, उस सिस्टम को, उस बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड। ये जो दृढ़ पिंड होते हैं, इनके इंटरनल पार्टिकल्स की, ये जो आंतरिक कण है, इन आंतरिक कणों की स्थिति क्या रहती है? बाह्य बल की उपस्थिति में भी स्थिर बनी रहती है। यानी बाह्य बलों के कारण इनमें किसी भी प्रकार की कोई विस्थापन, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर दृढ़ पिंडों के उदाहरण लेना चाहें तो हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं? जैसा कि यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का छड़, कोई भी आयरन रॉड, कोई भी वुडन ब्लॉक, या फिर हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं अर्थ, पृथ्वी। ये सब किसके अंदर आते हैं? रिजिड बॉडीज के अंदर आते हैं, दृढ़ पिंडों के अंदर आते हैं। इन बॉडीज के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से, किसी भी बाह्य बल से इनकी आंतरिक जो क्रिया है, आंतरिक जो अवस्थिति है, जो ओरिएंटेशन है पार्टिकल्स की, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। तो इन बॉडीज को हम कहते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। ये जो दृढ़ पिंड गतिकी है, ये अगर हम प्रारंभ करना चाहें पिंडों के ऊपर, अगर हम गतिकी की बात करें, तो जो रिजिड बॉडी है वो दो टाइप के मोशन करते हैं। जो आपके दृढ़ पिंड हैं उनमें दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। अब वो दो प्रकार की गतियों को हम देखते हैं यहाँ पर कि वो किस प्रकार परिभाषित है। प्रथम प्रकार की गति जो है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। हिंदी भाषा में हम उसे कहेंगे स्थानांतरित या रेखीय गति। स्थानांतरित या रेखीय गति, इंग्लिश भाषा में कहेंगे ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। दूसरे प्रकार की जो गति है उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। देखिए बच्चों, जब भी किसी कण में या किसी निकाय में अगर आप कणों की स्थिति को देखते हो, अगर निकाय का प्रत्येक कण
समय के साथ समान समय में समान विस्थापन को और समान दिशा में दर्शाता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय गति। यानी ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी एंड विथ सेम टाइम इंटरवल, और इसको हम कंसीडर करेंगे रेखीय गति में। इसके एग्जाम्पल में अगर आप रखना चाहो, इसके उदाहरण में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो रनिंग कार ऑन अ रोड, सड़क पर दौड़ती हुई कार का प्रत्येक कण एक सीधी दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, समय के साथ में नियत विस्थापन अगर कर रहा है तो यहाँ पर हम उसको रखेंगे स्थानांतरीय या रेखीय गति में। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि कोई पार्टिकल, कोई कण यदि किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। दीवार पे चलती हुई छिपकली किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय गति का। नियत समय अंतराल में नियत विस्थापन किया जा रहा है छिपकली की बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल के द्वारा, उसकी बॉडी के ईच एंड एवरी कण के द्वारा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा आपका? ये होगा लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, या जिसे आप रेखीय स्थानांतरीय गति कहते हैं। अभी हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन जब भी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, जब भी किसी नियत अक्ष के सापेक्ष यदि किसी निकाय के कण घूर्णन करते हैं तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। अभी आप यहां से देख सकते हैं कि मैम रोटेशनल मोशन और ये जो आपने वर्तीय पथ पर गति रखी है, उन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए बच्चों, इसको एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। आपको एक सर्कुलर पाथ के अबाउट, एक वृत्ताकार पथ के चारों तरफ दौड़ना है, तो आप एक कण के समान व्यवहार कर रहे हो और आपकी स्थिति समय के साथ बदलती जा रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, मैंने इस ब्लॉक को इस प्रकार, इस पॉइंट के अबाउट इस प्रकार घुमाया है, तो इस ब्लॉक में, इस पिंड के अंदर जो प्रत्येक कण है वो क्या कर रहा है? एक अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है। वर्तीय पथ में यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन आप कर रहे हैं वहां पे कोई रोटेटरी एक्सिस नहीं है, कोई घूर्णन अक्ष नहीं होती है। किंतु अगर मैं घूर्णन गति की बात करूं तो घूर्णन गति एक निश्चित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होती है। रोटेटरी मोशन एक फिक्स रोटेशन एक्सिस के अबाउट होता है। डन। इसके एग्जाम्पल में अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो पंखे की घूमती हुई पंखुड़ियां। जो रनिंग फैन है, उस फैन का जो पंखे हैं, जो उसके विंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसके बीच वाले बॉडी पार्ट के रिस्पेक्ट में चारों तरफ घूम रहे हैं। जो पंखे का मेन बॉडी पार्ट है वो यहाँ पे घूर्णन अक्ष के समान व्यवहार कर रहा है। क्लियर है बच्चों? इस चैप्टर में हमारा मेन उद्देश्य होगा कि हम रोटेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन के कारण इंट्रोड्यूस होने वाले फिजिकल लॉज को यहाँ पर पढ़े, यानी हम घूर्णन गति और उस घूर्णन गति के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले नियमों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इस घूर्णन गति के बारे में कुछ तथ्यों की। घूर्णन गति से संबंधित विशेष तथ्य। यानी घूर्णन गति को क्या चीजें प्रभावित करेंगी, किस प्रकार घूर्णन गति के दौरान कण की स्थिति कहां पर होगी। जब हम घूर्णन गति की बात कर रहे हैं तो
बॉडी का निकाय का प्रत्येक कण एक नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन तथा रेखीय गति दोहराता है। यानी इसके दौरान बॉडी में ओमेगा और वी, ओमेगा जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग कहते हैं, वी जिसे हम रेखीय वेग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, दो प्रकार की गतियां पिंड एक नियत घूर्णन अक्ष के सापेक्ष करता है। यानी वस्तु अगर घूम रही है एक नियत अक्ष के सापेक्ष तो वस्तु का प्रत्येक कण ओमेगा घूर्णन गति से तथा वस्तु का प्रत्येक कण v वेग से रेखीय गति को दर्शाता है। अगर हम बात करें ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो प्रत्येक कण के लिए कांस्टेंट यानी नियत रहती है। निकाय का पिंड का प्रत्येक कण ओमेगा वेग से गति करेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या फिर हम इसे कह सकते हैं कोणीय वेग। इसी कोणीय वेग का मान जो है एक नियत निकाय के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है, नियत रहता है। अगर मैं बात करूं v की, तो v का वैल्यू यानी लीनियर वेलोसिटी या इसे आप कहते हो रेखीय वेग, रेखीय वेग का मान वस्तु की प्रत्येक कण की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। यानी ये घूर्णन अक्ष से कण की दूरी के ऊपर निर्भर करता है। यदि कण घूर्णन अक्ष के पास में है, यदि कण घूर्णन अक्ष से दूर है, तो यहां पर दो कणों, मान लेते हैं ये हमारा प्रथम कण है, ये हमारा दूसरा कण है, दोनों की स्थितियां घूर्णन अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न है। तो इस स्थिति में जो कण जितना ज्यादा दूर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि रेखीय वेग घूर्णन अक्ष से कण की दूरी के समानुपाती होता है। That means linear velocity of particle is proportional to the distance of the particle from rotatory axis। क्लियर है? तो यहां से हम कह सकते हैं v1 जो आपका पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, कौन सा वेग, रेखीय वेग, वो क्या होता है, द्वितीय कण के रेखीय वेग से कम होता है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। इस घूर्णन गति के बारे में अगर हम और बात करें, ये जो आपकी गति है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, ये गति निर्भर करती है वस्तु के आकार और आकृति पर। ये जो घूर्णन गति है ये निर्भर करेगी वस्तु के आकार और आकृति पर। और इस गति के अध्ययन के लिए, इस गति के बारे में पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें कुछ ऐसा आधार चाहिए जो प्रत्येक कण पर समान रूप से लागू हो। और उस आधार, उस एक तरीके को ही हम यहाँ पर इस चैप्टर के बेस के रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आया घूर्णन गति होती क्या है। घूर्णन गति के दौरान कण में दो प्रकार का गतियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कोणीय वेग यहाँ पर वस्तु के पास होता है और क्या होता है हमारे पास में, रेखीय वेग होता है। एक टर्म हम साथ में रिलेट करते हुए चलते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमें यहाँ पर यूज करना है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। टर्म आती है आपके पास में वेग, वेलोसिटी। अगर मैं वेग वेलोसिटी की बात करूं तो इसे परिभाषित किया जाता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एकांक समय में तय विस्थापन। क्या कहलाता है वेग आपका, एकांक समय में तय विस्थापन। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेखीय वेग की। किसकी बात कर रहे हैं हम, लीनियर वेलोसिटी की। लेकिन अगर आपको बताना हो किसके बारे में, कोणीय वेग के बारे में,
कोणीय वेग, जिसे आप ओमेगा से एक्सप्रेस कर रहे हो, इसे हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी टर्म वेलोसिटी है, सिर्फ उसका क्या बदल गया है, प्रकार बदल गया है तो वेग ही ना, सिर्फ वेग का क्या बदला है, तरीका। एक वेग हो रहा है सीधी लाइन के सापेक्ष, एक वेग हो रहा है कहां पर, एक घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। तो इस स्थिति में हमारा जो डेफिनेशन है उसका बेस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, यहाँ पर प्रकार बदलेगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। एकांक समय में तय कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर हम इस घूर्णन गति के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रहेगा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पूरे सिस्टम के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो। देखिए, इसको मैं एक जनरल उदाहरण से समझाती हूँ आप लोगों को। क्या हो रहा है, एक प्लेट है, उस प्लेट में काफी सारे चावल के दाने रखे हुए हैं, ठीक है। उस प्लेट को क्या दिया गया, धक्का दिया गया। अब आपको बताना है कि चावल के प्रत्येक कण के ऊपर कितना बल, कहां कहां पर कितना विस्थापन, कहां कहां पर कितना वेग और कहां कहां पर कितना टाइम लिया जा रहा है। यानी आपको चावल के प्रत्येक कण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और चावल के प्रत्येक कण के बारे में अगर आप पढ़ने निकलेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा तरीका निकालना है जो तरीका हमें क्या बताए कि हमें चावल के दाने के बारे में नहीं, हमें उस पूरे सिस्टम के अबाउट एक ऐसी जगह मिल जाए जो सब पे बराबर प्रभाव दर्शाए। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं सीएम। ये हमारी राजनीति वाला सीएम नहीं है, ये हमारा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दृढ़ पिंड गतिकी में इस्तेमाल होने वाला द्रव्यमान केंद्र सीएम है, ठीक है। आइए, जस्ट मैंने अभी बताया चावल के प्रत्येक दाने का अध्ययन करने चलेंगे। ईच एंड एवरी राइस पार्टिकल के बारे में अगर आप बात करोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट ले लेती हूँ। मेरे पास में एक सिस्टम है, एक निकाय है, उस निकाय में मेरे पास बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, द्रव्यमान रखे हुए हैं, बहुत सारे मासिव पार्टिकल्स, द्रव्यमान युक्त कण रखे हुए हैं। इस प्रकार मेरे पास में n द्रव्यमान युक्त कण दे रखे हैं। इन सभी कणों के लिए मैं एक ऐसी स्थिति की कल्पना करती हूं, एक ऐसी स्थिति मानती हूं जिस स्थिति पर प्रत्येक कण का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। यानी किसी निकाय का वह स्थिति या वह बिंदु जहां पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। A point in a body where we can consider the complete mass of the body is centered is called center of mass। उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, एक पेन है, उस पेन को मुझे क्या करना है, इस फिंगर पे होल्ड करना है। देखिए, एक स्थिति ऐसी आ रही है जहां पर जाके पेन इस फिंगर पे होल्ड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जहां पर ये रुका हुआ है उससे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही स्थितियों पर इसका द्रव्यमान जो है, इसका मास जो है वो क्या है, संतुलित है। क्या है, यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो उस बैलेंसिंग कंडीशन को ही हम नाम देते हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? बढ़े आगे की ओर। अब इसकी एक फिजिकल डेफिनेशन की हम बात करते हैं। जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं वो एक डेफिनेशन हमारे समझ के लिए है। तो हम इसकी परिभाषा अगर भौतिकी के अनुसार देना चाहें, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देना चाहें तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इज द पोजीशन
in a system of particles where the vector sum of moment of mass is equals to 0। हिंदी भाषा वाले ध्यान दीजिए, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय में, कैसा निकाय जिसमें बहुत सारे कण हैं, किसी निकाय में उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसके लिए मोमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का जड़त्व, द्रव्यमान का जड़त्व का सदिश योग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मैम यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये द्रव्यमान का जड़त्व, मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है? देखिए बच्चों, साधारण भाषा में मैं कहूं द्रव्यमान यानी मास, किसी भी निकाय में पाए जाने वाले कणों की संख्या, जिसे आप साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हो 5 kg, 2 kg, 200 ग्राम एक्सेट्रा, इसी प्रकार बताते हो। ये आपका क्या होता है, द्रव्यमान। लेकिन इस द्रव्यमान का प्रभाव अगर किसके सापेक्ष, किसी स्थिति सदिश के सापेक्ष, और वो स्थिति सदिश किसका, घूर्णन अक्ष का। इस द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष के स्थिति सदिश के सापेक्ष जो प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे इसे, द्रव्यमान का आघूर्ण। क्या कहेंगे, द्रव्यमान का आघूर्ण। क्या हम इसको मैथमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। द्रव्यमान का आघूर्ण का मतलब है m वेक्टर r, जहां पे m एक अदिश राशि होता है और r एक सदिश राशि होता है, क्योंकि r यहाँ पर परिमाण के साथ साथ किसको रखता है, दिशा को रखता है। यानी r के अंदर हम किसको लेके आते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लेके आते हैं। देखिए आइए डेफिनेशन पे, डेफिनेशन क्या कह रही है, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे वेक्टर सम, वेक्टर सम का मतलब क्या है, देखिए बच्चों मैथ्स में हम करते हैं 2 + 2 4, ठीक है, लेकिन फिजिक्स पे हमारे पास क्वांटिटीज दो तरीके से कैटेगराइज हैं। किस तरीके से हैं, हमारे पास क्वांटिटीज हैं स्केलर और वेक्टर। राशियां कैसे होती हैं हमारे पास में, अदिश तथा सदिश। देखिए हिंदी भाषा मातृभाषा, शुद्ध रूप और सरल रूप अपने आप में ही चीजों को परिभाषित करती हुई क्या कह रहे हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें कौन नहीं है, ए प्लस दिश, दिशा नहीं है, यानी क्या है, केवल परिमाण, क्या नहीं है, दिशा नहीं है, यानी जिनमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उनको हम किस में रखते हैं, अदिश राशियों में रखते हैं। वहीं पे वो राशियां जिनमें क्या है, बोथ, बोथ क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, उनको हम क्या कहेंगे, सदिश, यानी दिशा के साथ साथ। बिना परिमाण के कोई भी भौतिक राशि संभव नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जब मैं द्रव्यमान की बात कर रही हूँ, m की बात कर रही हूँ, मास की बात कर रही हूँ, तो मैंने लिखा 2 kg। बच्चे 2 kg ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी दिशा से व्यक्त होता है क्या, नहीं ना, यानी यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो कैसी राशि है, बिना दिशा के आने वाली राशि है, जिनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि। बढ़े आगे की ओर, इस तरफ देखिए मैंने बात की एग्जाम्पल में बल, फोर्स,
क्या कहते हो आप फोर्स को? 5 न्यूटन। साधारण बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो हम कहेंगे वस्तु को आगे खींचिए, वस्तु को पीछे धकेलिए, वस्तु को ऊपर उठाइए, वस्तु को नीचे छोड़िए। यानी हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दिशा की बात कर रहे हैं क्या? तो अगर दिशा आ रही है तो राशि कैसी हो जाएगी हमारे पास में? सदिश हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है? आते हैं अब ये जो सदिश राशियां होती हैं ये कुछ स्पेशल रूल फॉलो करती हैं। इनको आप सीधा 2+2 नहीं कर सकते। इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं? सदिश योग के कुछ नियम होते हैं, वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं से हम इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा द्रव्यमान केंद्र जो है उसके लिए सभी बिंदुओं का, सभी कणों का मूवमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान आघूर्ण का सदिश योग, वेक्टर सम क्या होता है? 0। डिफाइन करें इसको। देखिए अगर आप इसको फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन। अगर आपके पास में कितने कण हैं? n कण हैं, तो उनके लिए द्रव्यमान आघूर्ण का योग कितना होगा? 0 होगा। और कैसा योग? सदिश योग। यहाँ पे वेक्टर, ये जो पूंछ लगी हुई है, ये r पे लगी पूंछ अपने आप में क्या बता रही है कि r क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसका योग सदिश योग के नियमों के अनुसार ही होगा। क्लियर है? मेंशन कीजिए इन चीजों को यहां से। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में यहां से एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर का बेस स्टार्ट होता है कि द्रव्यमान केंद्र वास्तविकता में है क्या और द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार प्रभावित करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए द्रव्यमान केंद्र है क्या वो समझ लिया, लेकिन हमने पढ़ा क्यों है, चाहिए क्यों हमें द्रव्यमान केंद्र? देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र उस स्थिति को बता रहा है जहां पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। तो निकाय के प्रत्येक कण के बारे में पढ़ने के लिए आपको अलग अलग कण तक जाने की बजाय क्या करना चाहिए? सिर्फ द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं निकाय के प्रत्येक कण के साथ घटित हो रही है वही घटना किस पे लागू होती है? द्रव्यमान केंद्र पर सम्मिलित रूप से लागू होती है। यानी किसी सिस्टम के ईच एंड एवरी पार्टिकल के बारे में पढ़ने से बेहतर है हम किसके बारे में पढ़ लें? सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लें। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो लिखिए द्रव्यमान केंद्र के बारे में या द्रव्यमान केंद्र के लिए विशेष तथ्य। सबसे पहली चीज, द्रव्यमान केंद्र कहां माना जाता है? घूर्णन अक्ष पे। किनके लिए? सममित पिंडों के लिए। जो आपके सममित निकाय है, सिमेट्रिक बॉडीज हैं, उनके लिए द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल किसके समान व्यवहार कर रहा होता है? बिल्कुल द्रव्यमान केंद्र रोटेशनल एक्सिस, घूर्णन अक्ष पे स्थिति के अनुसार व्यवहार कर रहा होता है। तो यहां से देखिए द्रव्यमान केंद्र जो है वो वह बिंदु है जहां पर बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। वस्तु पर आरोपित संपूर्ण बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर
आरोपित माना जाता है। यानी कोई भी अगर बाह्य बल लग रहा है तो उस बाह्य बल को हम क्या मानेंगे कि वो किस पे लग रहा है, द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है। इसलिए हम सारी कहानी किसके सापेक्ष पढ़ेंगे, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पढ़ेंगे। आगे देखिए, सममित पिंडों या आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही स्थित माना जाता है। यानी अगर बॉडीज क्या है, सिमेट्रिक है, रेगुलर शेप में है, यूनिफॉर्म शेप में है, तो उनके सेंटर ऑफ मास जो है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर या ग्रेविटेशनल सेंटर पे ही कंसीडर किए जाते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके लिए। जैसे कि मैंने सिमेट्रिक बॉडीज में एग्जांपल लिया, रिंग जिसे आप कहते हो वलय। वलय का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर ज्यामितीय केंद्र पर ही स्थित होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, चकती जिसे आप कहते हो डिस्क। चकती या जो डिस्क है उसका द्रव्यमान केंद्र भी कहां होगा, उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही पाया जाएगा। क्या अंतर होता है चकती और डिस्क और रिंग में? अगर हम चूड़ी की बात करें, अगर हम किसी भी रिंग की बात करें तो वो किसकी शेप होती है, जिसके सिर्फ आउटर बाउंड्रीज के ऊपर ही क्या हो, मटेरियल अवेलेबल हो, यानी जिसके परिधि के ऊपर ही सिर्फ क्या हो, पदार्थ स्थित हो। और अगर मैं डिस्क की बात करूं तो हमारे किचन में रखी हुई प्लेट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, चकती या डिस्क का एग्जाम्पल है। तीसरी चीज देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, गोले की, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्फेयर की, तो स्फेयर के लिए भी द्रव्यमान केंद्र कहां स्थित होता है, केंद्र पर। क्या होता है स्फेयर, बॉल कह दो, फुटबॉल कह दो या गोंद का लड्डू कह दो, ये सब क्या है आपका स्फेरिकल शेप है, गोलीय पिंड है। तो गोलीय पिंडों का द्रव्यमान केंद्र भी कहां होता है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। आइए थोड़ी अलग शेप की बात करते हैं। हमारे पास आ गया रेक्टेंगल, जिसे हम कहते हैं आयत। आयत यानी जिसके आमने सामने की भुजाएं हो बराबर और प्रत्येक कोण हो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये होती है आयताकार शेप, रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स, विकीर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु उसका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाता है। और इसी बिंदु को हम किससे परिभाषित करेंगे, द्रव्यमान केंद्र से परिभाषित करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें क्लियर होता है कि जो सिमेट्रिक, यूनिफॉर्म या नियत आकार की आकृतियां होती हैं उनका द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र या उनके गुरुत्वीय केंद्र पर ही स्थित होता है। डन बच्चों, बढ़े आगे की ओर। अब हम बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान केंद्र के लिए अगले बिंदु की। क्या कहता है अगला बिंदु, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे अभी तक हो चुके हैं 3 पॉइंट। क्या कह रहे हैं 3 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो क्या है, उसी पर संपूर्ण बल आरोपित माना जाता है। दूसरी चीज कि सममित आकृतियों पर अगर हम बात करें द्रव्यमान केंद्र की, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहां पर होती है, उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही होती है। तीसरे पॉइंट पे आइए, सेंटर ऑफ मास
मे और मे नॉट बी इन द मैटर। क्या कहती है हिंदी भाषा कि द्रव्यमान केंद्र पदार्थ में हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे? अभी जस्ट हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। क्या कहते हैं वो दो एग्जाम्पल्स? हमारे पास में है दो शेप, एक आपके पास में है डिस्क, दूसरी शेप है आपके पास में रिंग। क्या है डिस्क और रिंग में डिफरेंस? देखिए, ये जो आकृति है, इस आकृति को हम कहते हैं रिंग या वलय। ये जो हमारे पास में सेकंड आकृति है उसको आप कहते हो डिस्क या चकती। इन दोनों शेप्स में डिफरेंट क्या है? इस शेप के अंदर आकार सेम है, लेकिन इस बॉडी के अंदर पदार्थ पूरे के पूरे हिस्से में भरा हुआ है। जैसे कि घर में रखी हुई प्लेट, जैसे कि यहाँ पर ये एक इरेगुलर शेप, ये एक आकृति जो किसके समान है? आपकी डिस्क के समान है। पूर्णतः पदार्थ इसमें भरा हुआ है। अगली बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है रिंग या वलय की, यानी एक ऐसी आकृति जिसके अंदर पदार्थ सिर्फ कहाँ पाया जाता है? किनारों पर पाया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो इस चूड़ी को हम किस में रख सकते हैं? रिंग में रख सकते हैं। यानी पदार्थ सिर्फ कहाँ पर उपस्थित है? किनारों के ऊपर उपस्थित है। अगर पदार्थ किनारों के ऊपर उपस्थित हैं तो बात करते हैं इसके द्रव्यमान केंद्र की। देखिए बच्चों, जस्ट ऊपर अभी बताया है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? इसके ज्यामितीय केंद्र पर, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां है? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। डन। यहां पर द्रव्यमान केंद्र कहां पर स्थित है? मैटर के अंदर स्थित है, पदार्थ के अंदर स्थित है। लेकिन यहां पर द्रव्यमान केंद्र कहां स्थित है? पदार्थ या मैटर से बाहर स्थित है। क्लियर है? इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र मटेरियल यानी पदार्थ में हो सकता है और पदार्थ से बाहर भी हो सकता है। क्लियर है सभी को? देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र निकाय या फिर कह दो वस्तु के अंदर तथा बाहर स्थित हो सकता है। किस प्रकार? देखिए, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र या तो वस्तु के अंदर हो या वस्तु के बाहर हो। एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं दोबारा चकती की, जिसे आप कहते हो डिस्क, चकती या डिस्क के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है? उसके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। क्लियर? वहीं पे मैं एक एल शेप के या एल आकृति की वस्तु की बात करूं, जिसका आकार कैसा है? इस प्रकार एल शेप की अगर कोई बॉडी है, एल आकार का अगर कोई आपका वस्तु है, तो उस वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र कहां स्थित होता है? वस्तु से बाहर स्थित होता है, यानी बॉडी से बाहर की ओर लोकेटेड होता है। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। अगेन, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पदार्थ के अंदर
पदार्थ के बाहर हो सकती है। सेकंड वन, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास की स्थिति वस्तु के अंदर और वस्तु से बाहर हो सकती है। दोनों भिन्न भिन्न केस हैं, दो अलग स्थितियों को दर्शा रहे हैं। वहां पर तो रिंग के अंदर ही थी, यानी आकृति के तो अंदर ही थी, लेकिन पदार्थ से क्या थी, बाहर थी। किसकी स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या स्टेट करता है, यदि द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु पर स्थित हो, यदि द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर स्थित हो, यानी मूल बिंदु पर स्थित हो, और अगर वह मूल बिंदु पर स्थित है तो उसके लिए आपका किसका योग, मूवमेंट ऑफ मास का योग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी द्रव्यमान आघूर्ण का योग 0 होता है। क्लियर है बच्चों। अगर आपका द्रव्यमान केंद्र खुद ही कहां स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, तो वो किसके लिए लागू हो जाएगा, बल यहां पर हमारा जो द्रव्यमान आघूर्ण है उसका सदिश योग 0 के तुल्य लागू हो जाएगा। बढ़े आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हमने बात की थी कि जो सिमेट्रिक बॉडीज हैं, रेगुलर शेप हैं, सममित जो पिंड है जिनका आकार निश्चित और नियत है, उनके लिए द्रव्यमान केंद्र आपका या तो गुरुत्वीय केंद्र में या ज्योमेट्रिकल सेंटर में स्थित था। लेकिन जो इर्रेगुलर शेप है, या फिर एसिमेट्रिक, सेंटर ऑफ मास will be at near the greater mass। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका एसिमेट्रिक बॉडी है, यादृच्छिक आकृति है, इरेगुलर शेप है, इस तरीके का कोई निकाय मैंने ले लिया, इस प्रकार उसमें द्रव्यमान का वितरण है, तो उसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पर होगी, ग्रेटर मास की ओर होगी। जहां पर मास का वितरण ज्यादा है उस तरफ क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि इरेगुलर यानी यादृच्छिक जो आकृतियां होती हैं या जो असममित आकृतियां होती हैं, उनके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान के वितरण की ओर होती है। आप देखिए, जैसे ही आप अपने पेन पे कैप लगा के उसे प्लेस करते हो तो वो आपकी फिंगर पे जाके बैलेंस होगा, कहां पर, कैप वाली साइड पर। जहां पर कैप लगा हुआ है उस साइड में फिंगर थोड़ी ज्यादा डिस्प्लेस होती है, यानी द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, जहां द्रव्यमान का वितरण ज्यादा है, जहां पे ज्यादा द्रव्यमान है उस ओर स्थित होता है। ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का निर्धारण करते हैं हम, किनके लिए, यादृच्छिक आकृतियों या फिर जो आपकी असममित आकृतियां होती हैं उनके लिए। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में, द्रव्यमान केंद्र पर ही हम क्या मानते हैं, निकाय पे लगने वाला बाह्य बल मानते हैं। दूसरी चीज, द्रव्यमान केंद्र जो है, जो आपकी सममित आकृतियां होती है उनके लिए कहां पर स्थित होता है, आपका ज्यामितीय केंद्र पर ही स्थित होता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान केंद्र पदार्थ के अंदर स्थित हो सकता है और पदार्थ के बाहर भी स्थित हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर स्थित हो सकता है और वस्तु के आकार से बाहर स्थित हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान केंद्र अगर मूल स्थिति पर है यानी ओरिजिन पर है, ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 ना,
तो अगर द्रव्यमान केंद्र 0 0 पर स्थित होते हैं तो उस स्थिति पर आपका क्या अप्लाई होता है, मास मूवमेंट का वेक्टर सम 0 अप्लाई होता है। ठीक है, आपके द्रव्यमान के आघूर्ण का सदिश योग 0 लागू होता है। अगला पॉइंट हमें ये कहता है, अगर आपके पास में क्या है, यादृच्छिक आकृति है, इर्रेगुलर शेप है, एसिमेट्रिक शेप है, असममित वस्तु है, तो उसके लिए द्रव्यमान केंद्र अधिक द्रव्यमान की ओर स्थित होता है, बढ़े आगे की ओर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है क्या? द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु जहां पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है आपका, केंद्रित है। यानी अगर हम बात करें तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति और द्रव्यमान केंद्र के कुल द्रव्यमान का गुणनफल प्रत्येक कण के, प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल के द्रव्यमान तथा उनके स्थिति सदिश के गुणनफल के क्या होता है, योग के बराबर होता है। देखिए अगर मैं बात कर रही हूं मास ऑफ सेंटर ऑफ मास और RCM, इसका योग किसके बराबर होगा, प्रत्येक कण के द्रव्यमान आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n कण निकाय के लिए। देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र दे रखा है जहां पर हमारे पास में काफी सारे कण अवस्थित हैं। देखिए मान लेते हैं पहला कण यहां पर, दूसरा कण यहां पर, तीसरा कण यहां पर, चौथा कण यहां पर, पांचवा कण यहां पर। इस प्रकार मेरे पास में क्या दे रखे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, n कण दे रखे हैं। ये हमारा m1 द्रव्यमान, ये हमारा m2 द्रव्यमान, ये हमारा m3 द्रव्यमान, ये हमारा m4 द्रव्यमान और ये हमारा mn द्रव्यमान, यानी nवें कण का द्रव्यमान। अब सभी के सभी द्रव्यमान मूल बिंदु के सापेक्ष किसी स्थिति पे हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को हम स्थिति सदिश से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन है उसे हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास में है वेक्टर R1, ये आपके पास में है वेक्टर R2, ये आपके पास में है वेक्टर R3, ये आपके पास में है वेक्टर R4 और ये हमारे पास में दे रखा है वेक्टर Rn, nवे कण के लिए। क्लियर? इस निकाय का, इस सिस्टम का अगर हम बात करें, किसका, इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम को हमने इस तरीके से एक यादृच्छिक आकृति के रूप में व्यक्त किया है। इसके द्रव्यमान केंद्र की हम बात करते हैं। इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो कहां पर परिभाषित है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर स्थित है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है वो निर्भर करेगी किसके ऊपर, सभी कणों की स्थितियों के ऊपर। हमने यहाँ पर मान लिया द्रव्यमान केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है। देखिए येलो कलर का जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है किसको, सेंटर ऑफ मास को, और सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसको RCM से लिख दिया मैंने, RCM से यहां पर डिफाइन कर दिया। एक सेकंड रुकिए, अभी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कण हैं
M1, M2, M3, M4 और इस प्रकार मेरे पास n कण दे रखे हैं एक निकाय के अंदर। उनमें से उन सभी के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM है, जिसे हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का उसके द्रव्यमान से गुणनफल किसके तुल्य होता है? प्रत्येक कण के द्रव्यमान आघूर्ण के सदिश योग के तुल्य होता है। ईच एंड एवरी पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ मास के वेक्टर सम के इक्वल होता है। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे की ओर। इसी को डिफाइन करते हुए अगर आपको क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तो आप क्या करेंगे? यहां से m को शिफ्ट कर देंगे किधर? उस तरफ। तो क्या बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला? m1 r1 प्लस m2 r2 सो ऑन। इसी प्रकार कितने कणों के लिए? हमारा n कणों के लिए योग बटा कुल द्रव्यमान। यहां पर आपका जो कैपिटल M है, यहां कैपिटल M किसे परिभाषित कर रहा है? M1 प्लस M2 प्लस M3 इसी प्रकार Mn तक योग, यानी सभी कणों के योग को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है सभी को? तो यहां से पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो बक्से में बंद है वो क्या है हमारे लिए? गोल्ड है। वो हमारे लिए क्या है? सोना। तिजोरी में किसको रखा जाता है? मूल्यवान चीजों को ही ना। तो यहाँ पे जो भी आपको तिजोरी में मिल रहा है, बक्से में मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या होने वाला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्लास में जो भी पढ़ेंगे हर एक चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बक्सा जो है, ये बक्सा डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म करता है, तो इस बक्से पे विशेष ध्यान रखें। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां से हमने यहां पर क्या निकाल लिया? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमने यहां पर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस करने की, यानी इसको थोड़े से छोटे रूप में लिखने की। और वो छोटा रूप क्या कहलाता है? जब भी बहुत सादरी राशियों का योग होता है तो उनको गणित में हम किससे लिख देते हैं? समेशन से लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूं? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाई कैपिटल M। आप चाहें तो कैपिटल M को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाई समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi। क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ mi जो है वही आपका क्या व्यक्त कर रहा है? कैपिटल M, यानी कुल द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। क्लियर है सभी को? देखें आगे की ओर। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है आपके पास में वो कैसा सिस्टम है? n पार्टिकल सिस्टम। अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू m, यानी प्रत्येक कण का द्रव्यमान समान है, तो उस स्थिति में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RCM। सबके लिए द्रव्यमान क्या है? mm। तो यहां से इस फॉर्मूले में से सब जगह से क्या हो जाएगा? m कॉमन आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है? m। कितनी बार जुड़ रहा है? n बार जुड़ रहा है। और जब भी कोई राशि n बार जुड़ती है तो वो कितना हो जाती है? n टाइम्स हो जाती है, n गुना हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर m कॉमन ले लिया, अंदर रह गया आपका r1 प्लस r2 प्लस सो ऑन, कहां तक? rn वेक्टर तक। और डिवाइड करते हैं किससे? उसको n m से। यहां से आपका m से m कट हो जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो रिजल्ट क्या आएगा? RCM इज इक्वल टू R1 R2 प्लस RN डिवाइडेड बाई n।
यानी प्रत्येक कण की स्थिति सदिश का माध्य मान आपको क्या देता है, द्रव्यमान कण की, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश देता है। किस स्थिति में, जब प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्या हो, समान हो। जब ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव सेम मास, then the position vector of center of mass is the mean value of position vector of each and every particle। बढ़े आगे की ओर। यहां से देखिए एक ही फॉर्मूला है, बस उसी के क्या कर रहे हैं हम, रूप बदल बदल के देख रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि द्विकण ले लेते हैं, यहां से देखिए द्विकण निकाय हेतु, यानी टू पार्टिकल सिस्टम, यानी इस बार जो है हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो निर्देश तंत्र है, उसमें हमारे पास सिर्फ क्या है, दो ही कण स्थित हैं। कितने कण स्थित हैं आपके पास में, दो ही कण स्थित हैं। यहां से देखिए पहले कण का स्थिति सदिश हमारे पास में है R1, दूसरे कण का स्थिति सदिश है R2। यानी एक इस तरीके का निकाय की कल्पना की है, इस तरीके के सिस्टम की कल्पना की है जिसमें कण कितने हैं आपके पास में, सिर्फ दो कण हैं, सिर्फ क्या है आपके पास में, टू पार्टिकल्स हैं। तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उनके मध्य बिंदु पर होगा, यानी द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर बीच पर कहीं पर स्थित होगा। अब वो M1 की तरफ होगा, M2 की तरफ होगा, ये तो निर्भर करेगा M1 और M2 के मान के ऊपर, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका द्रव्यमान केंद्र CM स्थित होगा। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है उसका पोजीशन वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, कितना है, RCM। ये हो जाएगा हमारे पास में RCM। देखिए बच्चों बेसिक फॉर्मूला सेम रहने वाला है, सिर्फ वहां पर n पार्टिकल्स के लिए कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ दो पार्टिकल्स के लिए हम बात करेंगे। तो अगर हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, M1 प्लस M2 इंटू RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2। देखिए फॉर्मूला नहीं बदला है, लिखने का तरीका बदल दिया है। यहाँ पर जो कैपिटल M था वो क्या सभी द्रव्यमानों के योग के बराबर था क्या, तो उस कैपिटल M को ही क्या रख दिया गया है, M1 प्लस M2 रख दिया गया है, और कुछ नहीं किया गया, कुछ नया नहीं लाए हम यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात कर दी है जिसे हमने पहले बात ही नहीं की हो, जिसके बारे में जिक्र ही नहीं हो, नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुल द्रव्यमान के बराबर रख रहे हैं। तो यहां से देखिए RCM क्या हो जाएगा आपके पास में, M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। हो गया क्या बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, द्विकण निकाय के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होती है, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब इसमें हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं, क्या कहते हैं स्पेशल केस, इफ यदि M1 बराबर M2 बराबर M, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है, दोनों जो कण हैं उनका मास क्या है, सेम है, और अगर मास सेम है तो RCM क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए दोनों में M पुट करेंगे, बाहर M कॉमन आएगा, नीचे रखेंगे 2 ऑफ M, तो M से M कट, और फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। क्या बन गया फाइनल फॉर्मूला आपके पास में, यहां पर जब हम
टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसमें भी स्पेशल केस क्या कहते हैं कि दोनों के दोनों कण क्या हैं, समान द्रव्यमान के, इक्वल मास के हैं, तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेंशन कीजिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारंभ से हमने स्टार्ट किया था, हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे और द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उसके लिए हमारा आदर्श फॉर्मूला जो है वो बक्से में आपको देखने को मिल रहा होगा, नोट डाउन कीजिए। देखिए आगे इसके बाद में हमने इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस बात की थी। स्पेशल केसेस क्या कह रहे थे कि यदि सभी कणों का द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो। अगर सभी का द्रव्यमान बराबर होगा तो द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, सभी कणों के स्थिति सदिश के औसत योग के तुल्य हो जाएगा। अगली स्थिति में हमने बात की है, हम बात कर रहे हैं किसकी, टू पार्टिकल सिस्टम की। हमारे पास में क्या है, द्विकण निकाय, यानी हमारे पास अब निकाय में सिर्फ कितने कण हैं, दो ही कण हैं। और अगर हम उन दोनों कणों की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला से रूल क्या बनेगा, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। लास्ट केस देखिए और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। CM का स्थिति सदिश यदि द्रव्यमान सतत रूप से वितरित हो, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास में द्रव्यमान का वितरण क्या है, सतत रूप से है, कंटिन्यूअस है, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास में सतत रूप से इस प्रकार द्रव्यमान का वितरण है, तो उस स्थिति में मुझे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए उस सतत वितरण का एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा। द्रव्यमान जो कंप्लीट m द्रव्यमान से परिभाषित है उसका मुझे एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा विच इज dm, जिसका मान कितना है आपका dm। मैथ्स क्या कहती है, अगर आपके पास ऐसे इस प्रकार छोटे छोटे द्रव्यमान के क्या है बंडल रखे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, एक बंडल के लिए निकाल के पूरे के पूरे निकाय के लिए निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, समाकलित कर दोगे। देखिए अगर मैं इस इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल जिसकी पोजीशन है यहाँ पर r, जिसका स्थिति सदिश क्या है आपके पास में r, इसके सापेक्ष अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करूंगी, RCM की बात करूंगी, तो उस स्थिति में मुझे द्रव्यमान केंद्र भी क्या मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी बहुत छोटे से हिस्से के सापेक्ष मिलेगी। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर dm डॉट r, यही है क्या बेसिक फॉर्मूला, डन, और डिवाइडेड बाई dm। लेकिन पूरे निकाय के लिए करना है तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाते चलेंगे और उन सभी बॉक्सेस का क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे, योग करते चलेंगे। और गणित में क्या कहते हैं, जब भी योग की बात होगी तो उसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, समाकलन से, इंटीग्रेशन से हम उसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे सिस्टम के लिए क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा RCM, क्या बनेगा, RCM इज इक्वल टू
क्या हो गया यहाँ पे, आप उस तरफ पूरा का पूरा पार्ट ये वाला इधर ना लाएं, इसको इसी तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। डीएम को इनिशियली हम वहीं पर रखते हुए चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे इनिशियली हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, डीएम किसके रिस्पेक्ट में है, आरसीएम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे ही आप आरसीएम निकालेंगे, डीएम वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएम का, क्योंकि आरसीएम द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश वो तो क्या है, नियत है क्या, और नियत राशियां यानी कांस्टेंट क्वांटिटीज का क्या नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता, समाकलन नहीं होता। तो जब भी आपको क्या दे रखा हो, द्रव्यमान का सतत वितरण दे रखा हो, तो उस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वेक्टर आर बटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जिसे आप क्या लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखिए किस प्रकार, आरसीएम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीएम वेक्टर आर डिवाइडेड बाई एम। आप इस रूप में भी उसे परिभाषित कर सकते हो। क्लियर है। देखिए आज हमने बात की द्रव्यमान केंद्र की। द्रव्यमान केंद्र है क्या, द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार अपनी स्थिति के अनुसार, वस्तु की आकृति के अनुसार या घूर्णन अक्ष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद में हमने बात की है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की। अब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, निकाय आपका n कणों का निकाय है, निकाय आपका 2 कणों का है, या फिर कोई ऐसा बॉडी ले रखा है जिसके लिए आपका द्रव्यमान का वितरण एक एक कण के रूप में ना हो के क्या है, सतत रूप से है, कंटिन्यूअस रूप से है। जैसे कि अगर मैं इस बॉटल की बात करूं तो इस बॉटल में आप पार्टिकल्स को अलग अलग ढूंढ सकते हो क्या, नहीं ढूंढ सकते ना। तो उस स्थिति में हमें इसका छोटा सा क्या लेना पड़ेगा, द्रव्यमान का एक अल्पांश लेना पड़ेगा, मास का क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट हम कल स्टार्ट करते हैं।